आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। हाजिर हूं एक ख़ास प्रोग्राम मुनगोडू वार में एक डिबेट के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त मुनगोडू के अंदर ज़िमनी इंतखाबात की जो तैयारियां चल रही हैं, आज उसी ताल्लुक़ से आपके सामने बातचीत होगी। जी हाँ नाजरीन, मुनगोडू असम्बली हल्का तेलंगाना कानून साज असम्बली का एक हल्का है। ये मुश्तरिका नलगुंडा ज़िले के 12 हल्कों में से एक है। ये हल्का लोकसभा हल्के भुवनगिर का हिस्सा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने साल 2018 के असम्बली इंतखाबात में यहाँ से कामयाबी हासिल की थी। ताहम इन्होंने गुज़िश्ता माह कांग्रेस और असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पर्चे नामजदगियों का अमल जारी है। कल यानी कि 14 अक्टूबर तक नामजदगियाँ वसूल की जाएंगी, जबकि 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को वोटों की गिनती अमल में लाई जाएगी। काबिल गौर बात यह है कि टीआरएस ने अब जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, के प्रभाकर रेड्डी, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति की जानिब से 2014 के असेंबली इंतखाबात में पहली बार इस सीट पर कामयाबी हासिल की थी। हम आपको बता दें कि अगर हम इस हल्के का तारीखी जायजा लें तो यहाँ 1967 से 1985 तक लगातार 4 मरतबा कांग्रेस उम्मीदवार आंजुहानी पलवाई गोवर्धन रेड्डी ने कामयाबी हासिल की थी और इस बार ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने पलवाई गोवर्धन रेड्डी की बेटी पलवाई श्रवंती को मैदान में उतारा है। 1985 से 1999 तक इस हल्के पर बाएं बाजू यानी कि कम्युनिस्टों का राज रहा। उज्जैनी नारायण राव यहां से सीपीआई के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए। 1999 से 2004 तक फिर एक बार कांग्रेस के पलवाई गोवर्धन रेड्डी ने नुमाइंदगी की। 2004 से 2014 तक यानी कि 10 बरस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार पी वेंकट रेड्डी और उज्जैनी यादगिरी राव ने नुमाइंदगी की है। आज हम मुनगोड ज़िमनी इंतखाबात को लेकर ये बहस करा रहे हैं कि क्या ज़िमनी इंतखाब तेलंगाना में आने वाले असम्बली इंतखाबात का सेमीफाइनल साबित होगा, क्योंकि बीजेपी ने ताकतवर उम्मीदवार की बुनियाद पर अपनी जीत को यकीनी बताया है, तो वहीं टीआरएस ने भी मैदान में इस तबके के एक ताकतवर लीडर जिन्होंने साल 2014 में कामयाबी रकम की थी। मुनगोडू असम्बली हल्के में अगर हम तबकाती असास पर बात करें तो यहाँ 15% से ज़्यादा आबादी गौड़ तबके की है। दूसरे नंबर पर मदिराज तबके की आबादी, वो 15% से ज़्यादा है, और तीसरे मुकाम पर एससी तबके के वोटर्स जो कि 11% से ज़्यादा हैं, और यादव 9%, पद्मशाली 5%, कबायली 4%, रेड्डी लगभग 3.5% और अकलियतें भी लगभग 3.5% ही हैं। लेकिन इख्तिदार पर कब्जा ज़्यादा रेड्डी तबका कर रहा है, क्योंकि इस हल्के में ये माना जाता है कि ये रेड्डी तबका माली तौर पर मुस्तहकम है और इख्तिदार पर उसकी पकड़ है। मुनगोड के सियासी मुस्तकबिल को तय करने वाले ज़िमनी इंतखाब पर आज हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ इस बहस में शामिल हैं टीआरएस के लीडर अब्दुल मुकीत चंदा, जो पार्टी के रियासती सेक्रेटरी हैं। आपका इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है जी। कांग्रेस से हमारे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी की जानिब से मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद शहाबुद्दीन। आपका इसमें इस्तकबाल है प्रोग्राम में। और अब बीजेपी से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के रुकन हनीफ अली जी। आप सभी मेहमानों का मुनसिफ टीवी के इस खास प्रोग्राम मुनगोडू वार में इस्तकबाल करता हूं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है शहाबुद्दीन सर से कि राजगोपाल रेड्डी ने कांग्रेस से और असेंबली की जो रुकनियत थी उससे इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, बात तो साफ जाहिर है, जी। मंजर आम है, तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है कि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने क्यों कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। जाहिर सी बात है, बीजेपी के साथ उनकी बड़ी डील हुई है, उनकी कंपनी है, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है जी। और कॉन्ट्रैक्ट के सबब जो है उनको 18,000 करोड़ का फ़ायदा दिया गया है। ये बात मंजर आम है, ये हर कोई जानता है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी ज़ाती मफाद के लिए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और बीजेपी पार्टी के साथ वो शामिल हुए हैं। और मैं यकीनी तौर पे ये समझता हूँ कि मुनगोडू की आवाम उनको बहुत जल्द सबक सिखाएगी, क्योंकि आवाम ने जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पे और कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर एतमाद कर कर उनको जिताया गया था। ये कोई उनकी सीट ख़ानदानी सीट नहीं थी, ये ख़ुद पहली बार लड़े थे 2018 में, उससे पहले वो नहीं लड़े थे।
तो हमेशा से, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये यहाँ से कई मौके पर जो है कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, 4 दफ़ा यहाँ के पर एमएलए हमारा कांग्रेस पार्टी के रहे हैं, पलवई गोवर्धन रेड्डी साहब भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, कांग्रेस पार्टी का ये खिला है, और ये स्ट्रॉन्ग होल्ड होने की वजह से ही कोमन रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को यहाँ से जीत हासिल हुई थी, और जिसके सबब में आप देख सकते हैं कि 50% वोट उनको पिछले इलेक्शन में मिले हैं, और उससे पहले भी जब जब कांग्रेस पार्टी लड़ी है 40% से 45%, 50% तक वो पहुंची। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक तारीख रही है, 10 बरसों से अपनी सीट पर ये लोग कब्जा जमाए हुए हैं आईएनसी में। बावजूद इसके कि तारीख जानते हैं फिर भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर बैठे, तो क्या ये उनका कोई गेम हो सकता है या कोई मंसूबा है? देखिए, बीजेपी का जो मंसूबा है पूरे हिंदुस्तान में साफ है जी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एमएलएस को ख़रीदा जा रहा है, किस तरीके से एमपीज़ को ख़रीदा जा रहा है। हर स्टेट में यही मसला है, चाहे गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में भी उन्होंने कोशिश की, महाराष्ट्र में भी उन्होंने उनके काम को किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। वही जो है कॉन्सेप्ट वही तेलंगाना में इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोमन रेड्डी राजगोपाल रेड्डी का आप सब जानते हो कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर है तेलंगाना की जी। और आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, 18,000 करोड़ का जो है उनको जो है काम मिला है जी। उनके ज़ाती मफाद के लिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जवाब के अंदर में एक सवाल पैदा हो गया है कि एमएलएस को खरीदा जा रहा है पार्टी के। सीधे इसी सवाल के साथ मैं जनाब हनीफ अली साहब के साथ जुड़ता हूं मैं कि क्या इसके अंदर कितनी सच्चाई है? ये इल्ज़ामात हमेशा लगते आ रहे हैं, तो क्या राजगोपाल रेड्डी को भी खरीदा गया? देखिए, आप हमको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, जी। क्योंकि तेलंगाना स्टेट में जी। कोई हुकूमत तो हम फिलवक्त बनाने जा नहीं रहे हैं। जी। हमारे पास फिलवक्त 3 एमएलए है जी। और इनको अगर ख़रीदने की बात होती है जी। तो क्या इनके ख़रीदने से क्या हमारी हुकूमत बनेगी यानी तेलंगाना स्टेट में? नहीं है। देखिए, आप सारा हिंदुस्तान जानता है कि देश जी। कांग्रेस मुक्त भारत बन चुका है जी। और आने वाले, मैं जहाँ तक समझता हूँ, 25 वर्षों तक, जी। जैसा वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा है इस देश पर, और करीब 30 साल मिली जुली सरकारें चली हैं, जी। किसी को भी मैंडेट हासिल नहीं हुआ है हिंदुस्तान में। 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की हैसियत से मैंडेट हासिल किया, 2014 में भी किया, फिर 2019 में और ज़्यादा जी। तादाद में किया है। जी। आज कांग्रेस का ये हाल है कि देश में अपोजिशन लीडर, जी। जिसके लिए 55 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ज़रूरत है, जी। वो भी ना 2014 में बन पाया ना 2019 में। जी। तो यहाँ पर तेलंगाना में हमें किसी को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जी। जो आता है वो ये देख कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत की पार्टी है। जी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ के लिए काम कर रही है, सबके विकास के लिए काम कर रही है और सबके विश्वास के साथ काम कर रही है। तो इन्हीं मुद्दों पर खाली ये अभी जो मुनुगोड़ा का असेंबली का इलेक्शन हो रहा है वो, और सबसे बड़ी चीज़ ये है जी। कि आप टीआरएस में कांग्रेस के सीट पर जीतकर कई एमएलएस, जी। तो क्या आप ये वही बताना चाह रहा हूँ मैं, आप थोड़ी एक बहुत बड़ी नज़ाकत है जी। बीजेपी का उसूल और कांग्रेस का उसूल मैं बताना चाह रहा हूँ, ये टीआरएस का उसूल। जी। हमारे पास जो भी आएगा, चाहे वो इटला राजेंद्र आए, जी। वो सीट रिज़ाइन करके आए जी। और इलेक्शन लड़े, यानी पब्लिक उनको टीआरएस के टिकट पर चुनी थी। जी। तो हमारी पहली शर्त यह है कि वो एमएलए रिज़ाइन कर पार्टी ज्वाइन करें। जी। चुनाचे इटला राजेंद्र भी वैसी रिज़ाइन करके पार्टी में आए और उन्होंने जीत हासिल की। आज इसी तरीके से जो कांग्रेस के एमएलए, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर उन्होंने जीत हासिल की थी, जी। तो हम उन लोगों को कभी वेलकम नहीं करेंगे जी। जो अपनी यानी मैंडेट, जो पब्लिक का जो मैंडेट है, पहले वहाँ पर रिज़ाइन करना है, जी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है, यहाँ आकर जीत हासिल करना है। तो ये
अब जैसे भी कांग्रेस में कि कई एमएलए, जैसा सविता इंदिरा रेड्डी की मिसाल ले लीजिए आप, और कई एमएलए 2014 में भी, 2018 में भी, जी यानी कांग्रेस के टिकट पर जीते जी और टीआरएस में जो शामिल हुए विदाउट एनी रिजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमएलए, जी यानी वहाँ पर वेलकम भी हो गया और मंत्री भी बन गए। टीडीपी से भी आए, कांग्रेस से भी आए। तो भारतीय जनता पार्टी का असूल नहीं है। पब्लिक ने जो मैंडेट दिया है, पहले वो मैंडेट के हिसाब से पहले वो रिज़ाइन करें अपनी सीट से, उसके बाद आए, उसके बाद ही उनका इस्तेमाल होता है। क्या ये जो तमाम इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या आप मानते हैं कि ये 2023 के असेंबली इंतखाबात के लिए जो सेमीफाइनल हो सकते हैं? ये देखिए आप, इटला राजेंद्र का इंतखाब जब हुआ था जी उस वक्त भी यही बात कही गई कि सेमीफाइनल। जी जीएचएमसी के जो चुनाव हुए थे उसमें भी यही कहा गया सेमीफाइनल। देखिए फाइनल तो हम 2023 में या उससे पहले जब भी इलेक्शन होगा खेल ही लेंगे, और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना स्टेट में सरकार होगी। जी सीधे मैं जुड़ता हूँ अब्दुल मुखीद चंदा साहब से। जी, आप इन तमाम इंतखाबात को किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या आपका जो टीआरएस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं के प्रभाकर रेड्डी, वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे या नहीं? यकीनी तौर पर जीत टीआरएस पार्टी की है। जी। जिस तरीके से आपने बताया कि मुनगुरु हल्के की तारीख रही है, यहाँ पर या तो बाएं बाजू के लोगों ने जीत हासिल की है या फिर सेकुलर लोगों ने। जी मुनगुरु हल्के में फ़िरका परस्ती और फ़िरका परस्त जहनीत के लिए कोई जगह नहीं है। मुनगुरु हल्के की आवाम 2018 में धोखा खा गई थी इस बात पर कि कांग्रेस के जो लोग फ़िरका परस्त चेहरे को, कांग्रेस के सेकुलरिज्म का एक लिबादा ओढ़कर वो सामने आए और आवाम को धोखा दिया। उसका आवाम को इसका एहसास है। वो 18,000 करोड़ का है मामला या 22,000 करोड़ का है, ये पता नहीं है, मगर इतना ज़रूर पता है कि बीजेपी की जो गैंगवार पॉलिटिक्स है उसका शिकार कई एक लोग हुए हैं। जैसा कि मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि हम रिज़ाइन करने के बाद ही शामिल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इस वक्त मिनिस्टर बन के बैठे हैं, किस पार्टी के टिकट पर वो एमपी मुंतखब हुए और आज वो जो है वजीर बन के बैठे हैं? गोवा के 3 एमएलए को कांग्रेस के खरीद कर पार्टी में शामिल करा लिया गया, वो किस उसूल की बुनियाद पर किया गया है? मैं ये कहूँगा कि ये केसीआर है, ये वो शेर है जिसके सामने बीजेपी भी बिल्ली बन जाती है और दुम दमाकर रिजाइन कर उन्हें मैदान में आना पड़ता है। नहीं तो बीजेपी फिरका परस्ती का नंगा नाच जो पूरे हिंदुस्तान में नाच रही है, वो नाच वो हर तरफ तबाही मचाए हुए हैं। उसका जवाब केसीआर साहब ने यहाँ से जाकर बिहार में बीजेपी की हुकूमत को गिराया और नीतीश कुमार को समझाकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव के फर्जंद तेजस्वी के साथ में वहां पर हुकूमत कायम की। ये केसीआर साहब का कारनामा है। कांग्रेस जो कि अपने को कौमी जमात कहती है, वो फेल हो गई बीजेपी का मुकाबला करने में। अब बीआरएस पूरे अपने दमखम के साथ भारतीय राष्ट्रीय समिति अपना जलवा दिखाएगी और उस जलवे का जो मुजाहरा होगा वो मुनगुरु से होगा। मुनगुरु में न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की जमानतें जब्त होंगी, बल्कि तारीख में जब भी मुनगुरु में इलेक्शन होगा याद किया जाएगा कि किसी उम्मीदवार को 85 से 90% वोट मिले हैं तो वो टीआरएस के उम्मीदवार कोसकुंटला प्रभाकर रेड्डी होंगे। तो 2018 में जब के प्रभाकर रेड्डी सीट जीत चुके थे, उसके बाद फिर वो 2018 के इंतखाबात में 14 में जीते थे, 2014 से 2018 तक थे। उसके बाद फिर 2018 में जो इंतखाबात हुए, 22 के लिए जब इंतखाबात हुए थे, तो उन्होंने अपनी सीट क्यों नहीं बचा पाई? हाँ, आप यही तो मैं कह रहा हूं कि मुनगुरु की आवाम फिरका परस्ती को नहीं मानती है। उस वक्त कांग्रेस ने ये पैगाम दिया, ये कांग्रेस के लोगों ने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के साथ है, तो फिरका परस्ती को शिकस्त देने के लिए वहां की आवाम ने सेकुलर पार्टी का साथ दिया। आज पता चल चुका है कि कौन किसकी बी टीम है और कौन किसकी ए टीम है। जी सीधे देखिए साहब, अभी मैं भाई के ऊपर काउंटर देना चाह रहा हूँ कि टीआरएस पार्टी का जो कैंडिडेट जो 2018 में जो हारा है जी, उसके वजूहात है। उसके वजूहात ये है कि उन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम किया नहीं है। अच्छा। और मैं साथ में ये भी आपके सामने वाज़ेह तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस दफ़े भी सर आप डेवलपमेंट की बात की, लेकिन राजगोपाल रेड्डी जो इस वक्त तक जो एमएलए रह चुके हैं वो कांग्रेस पार्टी से रह चुके हैं जी, तो सवाल आपके ऊपर भी उठ सकता है। नहीं, मैं आपको टीआरएस पार्टी के केसीआर की संजीदगी के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले वहाँ के तमाम सर्वे ये बता रहे थे कि जो कैंडिडेट है टीआरएस के, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जभी भी थी, आज भी है। यहाँ तक कि टीआरएस के कार्यकर्ता खुद संजीदा नहीं है। सबसे पहली बात ये।
दूसरी बात यह है कि जब हुजूराबाद का इलेक्शन आता है, केसीआर साहब 2000 करोड़ का जो है ऐलान करते दलित बंधु में, फिर 600 करोड़ का काम जो है सैंक्शन करते हल्के जात में, फिर जब यहाँ की आई, मुनुगुड़ू की आई, आपने कुछ ऐलान नहीं किया और आप तो आगे कर भी नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मेरा ये सवाल है कि टीआरएस पार्टी ने ऑलरेडी ये इलेक्शन को कंसीड कर दिया है क्योंकि उनको मालूम है ये इलेक्शन बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान में है, टीआरएस इसमें नहीं है। यहाँ तक कि टीआरएस पार्टी के खुद के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं ने भी वहाँ पर बगावत की है और वहाँ की आवाम की ये शिकायत ये है कि टीआरएस पार्टी जानबूझ के यहाँ पर काम नहीं करती क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत मिली थी। यहाँ तक कि टीआरएस आवाम ने ये ब्लैकमेल के अंदर चक्कर में आकर टीआरएस के सरपंच भी जिताए, उसके बावजूद वहाँ पर काम नहीं हुए। मैं आपको ये हकीकत बयान करना चाहता हूँ, वहाँ पर टीआरएस की कोई मौजूदगी नहीं है। क्या कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी जो राजगोपाल रेड्डी के भाई हैं, क्या राजगोपाल रेड्डी की तशहीर के लिए आगे आएंगे? देखिए, वो आगे आएंगे या नहीं आएंगे वो बात की बात है। वहाँ पर कोमट रेड्डी से बड़ा नाम पलवई गोवर्धन रेड्डी साहब का है और उनकी ये दुख्तर इलेक्शन लड़ रही है। आंध्र प्रदेश असेंबली के बहुत बड़े टॉल लीडर रहे हैं और उनकी लड़की, सिर्फ उनकी लड़की होने पर ही उनको टिकट नहीं मिला है। आप डेटा निकाल के देखिए, 2014 के इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार खड़े होकर 27,000 वोट उन्होंने हासिल किए और यहाँ तक कांग्रेस का भी वोट बैंक है और ये एक ही कैंडिडेट है इस इलेक्शन में जिसकी फेस वैल्यू है, जो अपने चेहरे पे अपने दम पे वोट ले सकती है। तो इससे ये सारे अंदाजे जाते हैं कि उनका जीतना यकीनी है। सर, आज़ाद, जैसा कि अभी शहाबुद्दीन साहब ने बताया कि पीर पलवई ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था, 27,000 से कुछ ज़ायद वोट। बीजेपी के भी जी मनोहर रेड्डी, जी हाँ, जी मनोहर रेड्डी, उन्होंने 2014 के इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया था। आज़ाद उम्मीदवार से कम वोट उन्होंने हासिल किए थे, तो इसकी क्या वजह रही? देखिए, आप ऐसा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में जी यानी कहीं कहीं समझो आप बीजेपी का वो पोजीशन उस ज़माने में नहीं था, साउथ इंडिया में ख़ासकर जी, जैसा कि आंध्रा में भी हम कोई सीट हासिल नहीं कर सके और कर्नाटका में काफ़ी सीट हम हासिल करें, पहले भी गवर्नमेंट बनाए, आज भी गवर्नमेंट में है जी। तेलंगाना में 2018 के असेंबली चुनाव में सिर्फ हम एक सीट जीते हैं जी। उसके बाद दुबाका जीते हैं। तो देखिए आप, ये ने नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ नहीं थे जी, ये तमाम देश में कांग्रेस का राज था। तो धीरे धीरे यानी अवाम के सामने जो हमारे विकास के काम हैं जी, और फिर अवाम का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है जी, तो 2018 की बात आज अलग है, लेकिन आज जैसा आप बताएं कि ये मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है, वो सच्चाई है। क्योंकि टीआरएस तो समझो आप कोई यानी वहाँ पर ट्रायंगल फाइट नहीं है, बल्कि फाइट है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। सर, सीधे आपसे जुड़ूंगा। हरीश राव ने कल बयान दिया था कि तेलुगु देशम भी अब मुनगोड़ ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रही है, हरीश राव बीजेपी की ईमा पर यह इल्ज़ाम लगाया गया। आप इसको कहाँ तक हकीकत पर मबनी मानते हैं? देखिए, उस ताल्लुक़ से मेरे इल्म में तो नहीं है, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी की ये सियासत रही है, फूट डालो और राज करो। मज़हब की बुनियाद पर फूट डालो, तबक़ात की बुनियाद पर फूट डालो, ज़बान की बुनियाद पर फूट डालो और फूट डालते डालते गिराते जाओ। लोगों को गिराते गिराते आज डॉलर के मुकाबले में रुपया भी इतना गिर चुका है कि रुपया देखकर कभी मोदी जी को शर्म आ रही है और मोदी जी को देखकर रुपये को शर्म आ रही है। हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब है, आवाम अच्छी तरीके से जानती है। पूरे हिंदुस्तान के लिए अगर कोई उम्मीद की किरण है तो कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के स्कीमात, हुजूराबाद के लिए उन्होंने कोई स्कीम नहीं निकाली, हुजूराबाद के लिए 2000 करोड़ नहीं दिए, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के रोल मॉडल के तौर पर पेश करने के लिए एक स्कीम निकाली। उस वक्त इत्तेफाक से किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया और किसी ने बगावत की, कोई लालच में चले गया या कोई गैंगस्टर पॉलिटिक्स, ईडी, इनकम टैक्स, ये तमाम चीज़ों से डर कर अगर कहीं चले गया तो वो और बात है। लेकिन इस वक्त कोई और एक्सपेरिमेंट किसी स्कीम का करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सबूत है केसीआर साहब का कि उस वक्त भी वो संजीदा थे, आज भी वो संजीदा है। बीएसपी और गदर भी वहां से मुकाबला कर रही है। बिल्कुल। तो क्या ये असर पजीर होगा वहां पे?
सिर्फ एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को। जी। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मतलब मुखालिफ भी टीआरएस वोट जितने भी है बीआरएस के, वो तमाम जो है बिखर जाएंगे। उसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि 85 से 90% वोट जो भी इस्तेमाल होंगे वो वोट बीआरएस के हक में इस्तेमाल होंगे। जब नतीजा आएगा 6 नवंबर को, मैं आपको फोन करूंगा और मिठाई लेकर आपके पास में आऊंगा। पेशगी, आपको मैं इस बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ। जी सर, अभी जो राजगोपाल रेड्डी के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो शख्सी मफादात की खातिर बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या बीजेपी ऐसी पार्टी है कि वो एमएलएस को उनके शख्सी मफादात की खातिर अपना रही है? देखिए, आप जब तक कांग्रेस में थे जी। शख्सी मफाद नहीं था। आज वो बीजेपी में शख्सी मफाद की बात होती है। जब तक सबिता इंद्रा रेड्डी कांग्रेस में थे, अलग थे, यानी टीआरएस के वास्ते, लेकिन अब टीआरएस के वास्ते यानी बहुत बड़ी लीडर है वो सबिता इंद्रा रेड्डी। तो देखिए, अब ये सियासत है। सियासत में लोग समझो आप यानी जहाँ मुतमईन नज़र आते हैं वहाँ आते हैं। जी जी। तो इसमें इन्हें इल्ज़ामात तो लगाना समझो आप एक दूसरे की आदत भी बन गई है जी। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है तेलंगाना स्टेट के, बड़ी अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में पहले यानी सबसे काबिल सीएम है, नंबर 1 सीएम है मैं बोलूँगा, जो आज तक 8 साल में चेंबर में नहीं बैठे। और वो अपने एमएलएस को टाइम नहीं देते, अपने मिनिस्टर्स को टाइम नहीं देते जी। ना अपोजिशन को टाइम देते। जी। और वादे तो बहुत करते हैं जी। लेकिन वादे कितने पूरे हुए, यानी तेलंगाना की जो हुकूमत है यानी तेलंगाना को तो मुकम्मिल डेवलपमेंट तो कीजिए। उसके बाद बीआरएस तो बना लिए, टीआरएस से बीआरएस तो बन गई, लेकिन टीआरएस ही मुकम्मिल नहीं है तो बीआरएस जाके क्या करेगी? देखिए, मिट्टी धूल की गुजरात मॉडल टीआरएस या बीआरएस पेश नहीं कर रही है। तरक्की, कामयाबी, कामरानी का तेलंगाना मॉडल हिंदुस्तान के सामने पेश है, जिसमें हिंदुस्तान का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा डैम अगर कहीं बना है तो वो तेलंगाना हुकूमत ने बनाया है। कोई बीजेपी या कांग्रेस की रियासत ने नहीं बनाया। अगर गरीब लड़कियां, चाहे वो मुस्लिम तबके की हो, दलित तबके की हो, बीसी तबके की हो, रियासत को भी मरकज की कुछ इमदाद भी तो आती होगी ना? अरे हमारा जो परसेंटेज है देने का यहाँ से, हम उनको देते हैं 55 पैसे, हमको जवाब में मिलते हैं 25 पैसे। बोलिए आप, वो क्या हमको दे रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं। मरकजी सरकार ऐलान करती है कि हम इमदाद दे रहे हैं, रियासती सरकार कहती है कि टैक्स की शक्ल में तेलंगाना का जो हिस्सा है, हिंदुस्तान की ये 29वीं रियासत चौथा मुकाम रखती है जो टैक्स की शक्ल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए। इसी बात को कंटिन्यू करिए सर। ये देखिए, टैक्स के मामले में बीजेपी हो या टीआरएस हो, ये दोनों गब्बर सिंह टैक्स लगाते हैं जी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी बात कंप्लीट करके, अच्छा ठीक है, वो जो साहब ये बता रहे थे हमारे हनीफ अली साहब के, कांग्रेस किसी को डराती नहीं, बीजेपी किसी को डराती नहीं, धमकाती नहीं, ऐसे लेके आती है। तो जब तक राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में थे तो ईडी की नोटिस आ गई, और जैसे ही बीजेपी में आए तो 22,000 करोड़ का टेंडर आ गया। ये बीजेपी का जो है चेहरा है। देखिए आप सर, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन नहीं, मेरा सवाल जो है हनीफ अली साहब से भी है और हमारे मुखिद साहब से भी है कि देखिए, अब जो टैक्स के मामले में जब बात हो रही है, इस साल 2022 का बजट आपने देखा होगा, हिंदुस्तान ने 27 लाख करोड़ का टैक्स हिंदुस्तान से वसूला है, 27 लाख करोड़ इन ट्रिलियंस। अच्छा। और ये हिस्ट्री में सबसे पहली दफ़ा हुआ है। और जहाँ तक के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है कि कोविड के बाद कम से कम 6 करोड़ मिडिल क्लास के लोग गरीब हो चुके हैं, पॉवर्टी लाइन में जा चुके हैं। इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट जिसको आवाम का कोई ख्याल नहीं। 27 लाख करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है साहब, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं को। ये आवाम से वसूली है और बदले में आवाम को क्या दे रही है। साथ में जो है टीआरएस गवर्नमेंट का भी यही है। टीआरएस गवर्नमेंट कहती है कि हम सरप्लस बजट है। टीआरएस गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जीडीपी 10% है, 12% है। चंद्रबाबू नायडू भी उस जमाने में कह रहे थे 8% है, तो 10 कर रहे थे, 12 कर रहे थे, 13 कर रहे थे। मेरे आपसे ये एक डैम बनाने से क्या क्या मालूम होने वाला है।
मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आवाम की जेब में झांक के देखिए, क्या वो खुश है? आवाम की क्या जेब से पैसा महंगाई जो लूटा है गया, सर। ख़त्म हो रही है? क्या पेट्रोल सस्ता हो रहा है? क्या जो है रोज़मर्रा की चीज़ें जो है सस्ती हो रही है? क्या एजुकेशन सस्ता हो रहा है? हर चीज़, ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़ से महंगाई बढ़ती जा रही है। और फिर आप कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आज टैक्स का अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो सिर्फ 2022 में हर इंसान ने, हिंदुस्तान के हर नागरिक ने कम से कम 20,000 रुपये हुकूमत को भरा है, डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट टैक्स में। मैं ये सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुनुगुडु इलेक्शन में बीजेपी क्या लेकर जा रही है? हिंदू मुसलमान की तो बात वहाँ पर चलने वाली नहीं है, डेवलपमेंट का मॉडल आपका चलने वाला नहीं है। आप जाकर क्या बात रखेंगे अवाम के सामने? क्या बात रखने वाले कि हमें किस बिना पर वोट दें? टीआरएस का तो खत्म हो चुका है, टीआरएस के ऊपर तो उनको एतमाद नहीं है। मुनुगुडु के इलेक्शन में आपको ये जो है नताइज में आपको सामने साफ साफ आ जाएंगे। मेरा सवाल है कि बीजेपी अपना मॉडल मैनिफेस्टो क्या रख रही है? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सब बीजेपी का मैनिफेस्टो तो हमेशा से रहा है, और अमित शाह ने भी कहा कि जुमले होते हैं, जुमलेबाजी होती है। अभी जो इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है मुनुगोडु के अंदर, क्या ये तमाम इंतखाबी वादे जो किए जा रहे हैं वो सही साबित होंगे? आप सभी से, तीनों से सवाल है, क्या ये सही साबित होंगे या फिर ये भी बस जुमले रह जाएंगे? देखिए, टीआरएस ने जो वादे किए पूरे किए, और जो वादे नहीं किए अवाम की तरक्की के लिए ज़रूरी है उसको भी किया। 2014 का अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें शादी मुबारक स्कीम का कोई जिक्र नहीं है। टिमरीज के नाम से अक़लियतों की तरक्की के लिए जो हॉस्टल्स बनाए गए उसका कोई जिक्र नहीं है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का उसमें कोई जिक्र नहीं है। एसआरडीपी के तहत, स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में जो ब्रिजेस बनाए गए हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब जो नाले बनाकर तुग़यानी और छोटी मोटी पानी सैलाब से बचाने के लिए जो काम किया जा रहा है उसका कोई मैनिफेस्टो में जिक्र नहीं है। 12% रिजर्वेशन तो बीजेपी के हाथ में फंसा हुआ है मामला बीजेपी के हाथ में फंसा हुआ है। हमने एक सुधीर कमेटी बनाई, उसका सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट लिया, फिर बीसी कमीशन बनाया, उसका रिपोर्ट लिया, असेंबली में पेश किया, असेंबली में करारदाद पेश कर मरकज को रवाना कर दिया। मरकज के पास जेर इल्तिवा है मसला। अब हमको अगर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देना है तो बीआरएस की शक्ल में जाकर हमें लाल किले पे झंडा लहराना कबायलियों को दिया गया, उसी के बाद हम कबायलियों को दिया गया, तो मुसलमानों को क्यों नहीं? दलित बंधु स्कीम के तहत अकाउंट में रुपये डाले गए, पैसे डाले गए। मुसलमानों को रिजर्वेशन का मुद्दा आपका खत्म हो गया, मेरा जवाब से आप मुतमईन हैं, तो मैं जो है दलित बंधु पे भी आ जाऊंगा। मुस्लिम बंधु क्यों नहीं है, इस किस्म की जो सवाल है, तो आप ये समझ लीजिए रिजर्वेशन के लिए अब टीआरएस का या बीआरएस का परचम लाल किले पर लहराएगा, तभी मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिल सकेंगे। अगर कबायली पे बंडी के दो रिजर्वेशन होता है तो जो मरकजी हुकूमत का पहिया पंक्चर है, उखड़ चुका है, सिर्फ गोल घूम रहा है, और जो तेलंगाना हुकूमत है अपना किरदार बिल्कुल देखिए 12% के ताल्लुक से केसीआर साहब ने इससे पहले कहा था आप तेलंगाना हुकूमत में हमको लाइए, हम आते ही आपको 12% देंगे। अब साहब ये बोल रहे हैं कि लाल किले पे बीआरएस का झंडा लहराएंगे, उसके बाद 12% आने वाला है। तो ये तो पार्लियामेंट में मसला ज़ेर इल्तिवा है। हमने यहाँ पर आया, यहाँ पर हम उसको जो बुनियादी सतह से काम करना है, पहले सोशो इकोनॉमिक सर्वे करवाया सुधीर कमेटी के तहत, उसकी रिपोर्ट आई जिसमें साबित हुआ कि मुसलमान बैकवर्ड हैं। उस रिपोर्ट को बैकवर्ड कमीशन, रिपोर्ट जो बीसी कमीशन में पेश किया, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में, उसने भी उसको देखकर परखकर सिफारिश के साथ असेंबली को दिया। असेंबली में करारदाद पेश की गई और करारदाद पास होने के बाद में फिर उसको पार्लियामेंट को भिजाया गया। अब जब मसला पार्लियामेंट में ज़ेर इल्तिवा है तो आप बताइए कैसे असेंबली से उसको हल किया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी ने भी किया 4% जब तहफ़्फ़ुज़ात दिए, 4% तहफ़्फ़ुज़ात, बस मैं उसी तरफ तो जब भी आया ऐसी क्या पार्लियामेंट में जाने के, देखिए सीएम की विल पावर चाहिए। सीएम के साथ जो पार्टी जो शामिल है, अलायंस पार्टी है, वो नहीं चाहती कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन मिले ताकि उनको जो है माली इमदाद मिले। वो चाहते हैं कि मुसलमानों को चैरिटी मिले, शादी मुबारक के ज़रिए उनको चैरिटी दी जाए। वो हमेशा से हुकूमत से मांगते रहे, उनको जो है दी जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ आप 12% रिजर्वेशन देंगे, हमारा नौजवान नौकरी करेगा, अपनी बहनों की शादी करवाएगा, अपनी मस्जिद के अपने इमाम साहब की सबकी नक़ाई दे देगा। आपको ये चैरिटी देने की क्या ज़रूरत है? मुसलमान क्या चैरिटी के लिए रहे? हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को ये कह रहा है, तमन्नाओं में बहलाया गया है कांग्रेस ने मुसलमानों को, और खिलौने दे के उलझाया है कांग्रेस ने मुसलमानों को। आपको मालूम होना चाहिए जब 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिया गया था उस वक्त मरकजी हुकूमत
यूपीए की थी और यूपीए में टीआरएस भी एक हिस्सा थी और केसीआर साहब के प्रेशर की वजह से जो कांग्रेस ने अपना 5% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था उस पर अमल नहीं कर रही थी, जबकि उनकी मरकज़ी और रियासती हुकूमत दोनों कांग्रेस की थी। चाहते तो 5% भी दे सकते थे, वो देने पे राज़ी नहीं थे। वो शोशे और शोबेदाबाजी और रोड़े अटका कर रुका रहे थे। तो केसीआर साहब ने गुलाम नबी आज़ाद को ये कहा था कि आज़ाद साहब देखिए, अगर कानूनी दावपेच है तो आप कम से कम 4% तो दे दीजिए। गुलाम नबी आज़ाद तो अब इस वक्त कांग्रेस में नहीं है सर। हाँ, नहीं उस वक्त की बात है, उस वक्त, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश के इंचार्ज भी हुआ करते थे और टीआरएस कांग्रेस का इत्तेहाद था। केसीआर साहब उस वक्त शिपिंग मिनिस्टर भी रहे हैं। ये बात याद रखना चाहिए। जो लोग अपनी तारीख भूल जाते हैं वो लोग मुस्तकबिल में हुकूमत करने के काबिल नहीं होते। मुस्तकबिल बीआरएस का है, बीआरएस अपना झंडा लहराएगा। किसकी सपोर्ट के साथ शिपिंग मिनिस्टर थे? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर कब मिलेगा? वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर मिलने के लिए जो है, जो कानूनी उसका मसला है उसको पेश किया जाएगा। उस मसले को अच्छी तरीके से हमारे हनीफ अली साहब जो कि वक्फ बोर्ड के सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी हैं, वो सही जवाब दे सकते हैं उस ताल्लुक से। बताइए सर, सीधा आपकी तरफ दामन छाड़ दिया और आपकी तरफ नहीं ठीक है। देखिए आप, ये वादा तो आपने टीआरएस पार्टी ने किया था जुडिशियल पावर। हाँ हाँ सर, वही अभी क्या है मालूम, असल मुश्किल ये है कि मुझे याद है जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था, यही मुंसिफ चैनल था, यहीं पे डिबेट में मैं और महमूद अली साहब थे। जी जी। तो उसका जो उन्वान था, टॉपिक था, जी, मुसलमान और सियासी पार्टियों के वादे, बिल्कुल ये उन्वान था। तो खैर वो उन्वान पर यही जो 12% तहफ़्फ़ुज़ात की बात आई थी, तो मैं उस वक्त क्लियर बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में गुंजाइश नहीं है, चाहे वो हिंदू के नाम पे हो या मुसलमान के नाम पे हो या क्रिश्चियन के नाम पे हो या सरदार जी के नाम पे हो, कोई भी। तो मज़हब की बुनियाद पर यानी कोई भी रिजर्वेशन हो नहीं सकता। हाँ, पसमानदगी की बुनियाद पर, जैसा कि जो 5% की बात हुई, 5% की जो बात हुई, तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग है, ऑर्डर है कि तहफ़्फ़ुज़ात जो है 50% से क्रॉस नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो कांग्रेस जब 5% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान की मुसलमानों के लिए, तो 51% हो गया था वो, तो वो घटाकर 4% किए, लेकिन वो भी मुसलमानों के नाम पे यानी नहीं हुआ, बल्कि BCE, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। अच्छा। तो ये मुसलमानों से झूठा वादा टीआरएस का, केसीआर साहब का, जी, क्योंकि झूठे वायदे करने में तो माहिर है उन्होंने, जी, क्योंकि हुकूमत बनेगी तो कांग्रेस में जम हो जाऊंगा, ये भी बोले थे वो। हुकूमत बनेगी तो सुनिए, हुकूमत बनेगी तो देखिए, हुकूमत बनेगी तो दलित सीएम होगा और मुसलमान डिप्टी सीएम होगा, लेकिन जब इख्तियार आया तो वो खुदा के बैठ गए। तो खैर देखिए, वादे हैं जी, वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन वादे निभाना भी ये बहुत बड़ा कमाल की बात है जी। तो भारतीय जनता पार्टी वादा करती भी है, निभाती भी है, सबका साथ भी है। 15 लाख तो किसी के अकाउंट में नहीं, देखिए 15, सुनिए 15, और आप बोल रहे हैं कि नहीं 15 लाख, देखिए आप उसकी आप बारीकी में जाइए, 15 लाख हर के अकाउंट में आएंगे ये बात नहीं है, डालूंगा नहीं है, बल्कि ब्लैक मनी अगर विदेश से वापस आती है और क्लियर होती है तो देश का हर वासी, हर निवासी के पास से ब्लैक मनी वसूल हुई। सर कोई रिपोर्ट किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया। देखिए आप, ब्लैक मनी आई कहाँ अभी तक जी, अभी तक भी नहीं आ सकी जी। क्यों नहीं? क्योंकि इंटरनेशनल जो उल्टा चले गई जी, इंटरनेशनल जो ललित मोदी जी, ये ललित विजय माल्या, ये विजय माल्या हो, सब कांग्रेस के जमाने के लोनीज है जी, और भागे। वो तो समझो आप, कौन सा शिपिंग यार्ड है नहीं है। अब बीजेपी जो कार्रवाई करना है बराबर, कांग्रेस ने अंबानी बनाया, बीजेपी ने अडानी बनाया। देखिए अडानी हो या यानी लगातार इल्जाम दोनों पर है सर, कांग्रेस और बीजेपी, अडानी हो या अंबानी हो जी, ये देश के समझो आप बिजनेसमैन हैं जी, उनको चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आप हो, बढ़ावा देना ही है, क्योंकि हमारे देश के बिजनेसमैन को बढ़ावा देना हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है। वो चाहे कांग्रेस हो वो भी देगी, हम भी देंगे,
आपको भी देना है। अंबानी क्या अगर कोई फोन बनाते क्या हैं तो विदेशी को चाइना लाके से आप बढ़ावा 12,000 देना चाह की रहे हैं? कीमत से कम का फोन जो है नहीं बनाना कोई चाहिए। विदेशी को ऐसा लाके बढ़ावा कानून देना बनाकर चाह रहे हैं? अंबानी की मदद करना, ये जो है अंबानी की मदद करना है या देश की तरक्की के लिए काम करना है? देश की तरक्की भी है और देश के लिए काम होता है। हम विदेशी ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, बल्कि देशवासियों को आगे बढ़ने देते हैं। हम देशवासियों के वास्ते हैं, ऐसे ही बोल के देश के अडवाणी लिए। साहब जो है जिन्ना की मज़ार पे पेश हो गए और नवाज शरीफ के पास बिरयानी खा के आ देखिए गए। अब जिना दिन जो बुलाए। है, देखिए अब जिना के मज़ार पे जब पेश हुए तो उसमें मैं समझता हूँ कि बुराई नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो है जिना और जिना भी एक यानी अखंड भारत के एक हिस्सा थे, पार्टीशन हुआ। और अगर देखिए आप, बीजेपी चले, अगर सुनिए राहुल गांधी चले जाए नवाज तो शरीफ बहुत बड़ा आकर, मसला हो अगर जाएगा। नवाज शरीफ आकर अगर महात्मा गांधी की यानी समाधि पे आते हैं, तो अगर अडवाणी जिना की मज़ार पे जाते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं। सर महात्मा गांधी की बात तो बीजेपी वाले ना ही करें सर। महाशिव जो महाशूर का जो वाकया हाल ही में पेश आया दुर्गा पंडाल के अंदर, बंगाल के अंदर जी, वो भी तो एक किस तरह के वाकया था सर महाशूर का? जो क्या? पंडाल, बंगाल के पंडाल के अंदर दुर्गा के कदमों के अंदर गांधी जी की तस्वीर जो पुतला रखा गया था, तो ये गांधी जी की बातें बीजेपी नहीं कुछ- देखिए आप, जी गांधी जी फादर ऑफ द नेशन है। बिल्कुल, और लेकिन ये जिन्हें- कहां तक सही था देखिए सर? आप, ये कहां तक दुरुस्त था कि देखिए आप, बंगाल के अंदर दुर्गा देवी गौरी साहब ये बोलना चाह रहे हैं गोडसे के भक्त गांधी की बात ना करे तो अच्छा है। मैंने ऐसा गॉडसे खुल के नहीं भक्त हम कहा। हो ही नहीं सकते। जी, तो चलिए हम मुनगोड़ हम की तरफ गांधी के मुड़ते भक्त हैं। हैं, गॉडसे के सर नहीं। रियासती हुकूमत की जो किसान पॉलिसियां हैं, वज़ाइफ और सरकारी नौकरियों पर भर्तियों का जो अमल शुरू हुआ है, तो क्या टीआरएस इसमें कामयाबी दिला पाएगी या नहीं? क्या टीआरएस की जो कार है मुनगोड़ में दौड़ पाएगी इस वक्त? टीआरएस या की फिर कार ब्रेक ही लगेगा? दौड़ेगी। जो लोगों ने आपस में शिकस्त तस्लीम कर ली है वो एक दूसरे को पहला और दूसरे नंबर का बता रहे हैं, किसी का कोई नंबर नहीं है, सब खत्म होने वाला है। कार की स्पीड बहुत तेज है, जिसके सामने आने की किसी की हिम्मत नहीं है। किसी ने मजलूम खातून को डाल दिया, किसी ने डरा धमका कर एक बलि के बकरे को लाके खड़ा कर दिया। ये दोनों भी आउट होने वाले हैं। कार का बीआरएस का परचम लहराएगा और ये कार मुनगुड़ू से निकलकर सीधा दिल्ली की तरफ जाएगी और दिल्ली की तरफ जाकर वहाँ पर ये बताएगी कि हुक्मरानी किस तरीके से होती है, फलाही प्रोग्राम किस तरीके से बनाए जाते हैं, मुल्क की तरक्की, कौम की तरक्की किस तरीके से की इलेक्शन जाती है। कमीशन को एक इत्तला मिली है कि 25,000 फर्जी वोट मिले हैं, तो इस ताल्लुक से क्या कहेंगे? क्या ये इस पर असरअंदाज नहीं होंगे कि कुछ मनफी और मुस्बित जो पहलू हैं, तो क्या इसको अगरचे कुछ मुस्बित पहलू वहां पे है तो इसको मनफी में ना बदल दें? कितना बड़ा सबूत है देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस, या कम से कम मैं ये बोलूँगा बीजेपी अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुकी है। उसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन, जो कि आजकल उनका एक प्यादा बना हुआ है ईडी और आईटी के जैसा, उसके ज़रिए से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टीआरएस की बम्पर मेजॉरिटी से जीत होती है तो कहीं ना कहीं कुछ फर्जी वोट है, क्योंकि मुंह तो काला होने वाला है। अब उसके लिए कुछ तो तैयारी करना चाहिए। इंटेलिजेंस तो मरकजी हुकूमत के हाथ में है। 25,000 वोटों पे आप सर कुछ 25,000 वोटें तो अलग चीज़ है। बात मुद्दा ये होना चाहिए कि 20,000 से 40,000 रुपए एक एक वोटर को देने की बात हो रही है, और इस दिवाली के मौके में 1 तोला सोना देने की भी बात हो रही है। बात तो उस पर होनी चाहिए। अभी आप 2-3 दिन पहले देखिए 12 लाख की शराब पकड़ी गई, और जो है बीजेपी हुकूमत ने कितने फ्लाइंग स्क्वाड्स लगाए, इलेक्शन कमीशन ने कितने अपने टीम्स को लगवाए, पहले वो भी तो उसके ऊपर भी तो जायज़ा लीजिए। वहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ, और मेरी बात आप याद रखिए, इंशाल्लाह अगले अगर अपनी मीटिंग हुई तो मैं भी आपको बताऊंगा सबसे महंगा इलेक्शन हो जाएगा ये। बीजेपी अपनी तरफ से पैसे डालेगी, टीआरएस पार्टी भी अपनी तरफ से पैसे डालेगी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारत जोड़ो का नारा लगाएगी और कहेगी कि मुल्क की अजमत को बरकरार रखें, हिंदू मुसलमान एक रहे, तरक्की की तरफ चले। ये ईडी, सीबीआई, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये बुलडोजर की सियासत से दूर जाइए और ये टीआरएस के झांसे में मत आइए। इनकी कार दिल्ली तक जाएगी, इनकी गाड़ी का माइलेज तेलंगाना के बाहर जाने का नहीं है। पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल बहुत महंगा है अभी। पेट्रोल महंगा सर। 200 कारें बुक करने का इल्जाम आपके राजगोपाल रेड्डी के ऊपर भी लग रहा है, कहां तक इसमें सदाकत? नहीं देखिए आप, अब ये इल्ज़ामात तो लगते ही हैं जी। अब मैं तो सुना टीआरएस वाले बुक किए ये, और वो जो जवाब सोने का पर भी है, जवाब, जो सोने का भी बताए वो 1 तोले का, जी। वो टीआरएस का 20,000 40,000 वही है जी अभी जो आप साहब बताए। आएंगे सर आपके पास इस सवाल से। हाँ, आप
मैं जो है कल मुनगोड़ू के म्यूनसिपाल्टी इलाका चौटुप्पल में था। वहाँ पर चौटुप्पल म्यूनसिपाल्टी में 4,000 3,500 से 4,000 मुसलमान बसते हैं। वहाँ पे छोटी सी एक मीटिंग उन्होंने मुनक्किद की थी। मैं वहाँ पर गया था, जाकर के देखा और काफ़ी मैं इधर उधर घूम के देखा। कुछ 4-5 लोग जो है बीजेपी के भी घूम रहे थे। कांग्रेस के जो थे प्रचार करने वाले 2 लोग थे, वो आपस में गुफ्तगू करते, हंसी मजाक करते फिर रहे थे। और आवाम में और टीआरएस के कैडर जोश व खरोश से भरा हुआ है, जिसके पास आवाम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके पास आवाम के पास लिए बताने के लिए है कि हमने क्या क्या कारनामे किए हैं। उनको ना तो सोना देने की ज़रूरत है, ना कार बुक करने की ज़रूरत है। जिनके रैली में 2 लोग हैं, जिनके पास जो है लोगों को बुला बुला कर टी शर्ट पिना कर लाना पड़ रहा है। मैं जब वहाँ पर गया फंक्शन हॉल में, तो लोग खुद अपना अपना खंडवा भी साथ में लेकर आ रहे हैं। और बीजेपी का ऐसा चल रहा है कि टी शर्ट दिया जा रहा है। तो कुछ नौनिहाल छोटे लड़के टी शर्ट के खातिर जाके टी शर्ट पहन लेके उल्टा करके टी शर्ट पहने। अरे मैं बोला क्या हुआ, मैं उल्टा करके, वो बीजेपी का है, हम कहीं को पहनते बोले। तो ये हालत वहाँ पर जो है कांग्रेस और बीजेपी की है। जी सर, कांग्रेस का तो एक दौर रहा है वहाँ मुनगोड़ू के अंदर। जैसा कि आपको बताया 5 मरतबा गोवर्धन रेड्डी जो एमएलए रह चुके हैं, उसके बाद 1 मरतबा टीआरएस ने वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ऐसा दौर रहा है कांग्रेस का कि राहुल गांधी साहब का देख लीजिए हाल, वही पलवाई गोवर्धन के दुख्तर नेक अख्तर है। सर मसला ऐसे ही तारीख भी कुछ ऐसी नहीं है कि पी श्रावंती आजाद उम्मीदवार से खड़े रहने के बावजूद बीजेपी से 3 वोट बार अमेठी से जीतने के बाद वायनाड भागना पड़ा। जी, तारीख तो ऐसी भी रही है। जी बताइए सर आगे की तारीख आप। सर हमारी कांग्रेस पार्टी की तारीख आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जितने गांव हैं, जितने ज़िले हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ब्रांड जिंदा है। और कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही खुद ब खुद जो है जब बदलते वक्त के हिसाब से वो जिंदा होती रहती है। कांग्रेस पार्टी को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी ने बहुत बड़ा ख्वाब देखा, टीआरएस पार्टी ने भी वो ख्वाब देखा, मगर वो ख्वाब पूरा हो नहीं रहा है। अब आप देख सकते हैं टीआरएस जो है बीआरएस हो चुकी है। और मैं सवाल जो है टीआरएस पार्टी के हमारे भाई से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बगैर क्या केसीआर साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? उनके ताउन के बगैर क्या वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर बनते, इसको तो तस्लीम करें, बन सकते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। और दूसरी बात क्या है कि तेलंगाना के बाहर टीआरएस पार्टी कहां पर जीत सकती है, कहां से वोट हासिल कर सकती है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। ये बीआरएस का जो चक्कर है, ये तेलंगाना, मैं भी स्टेट घुमा हूँ, मैं भी हिंदुस्तान घूमता हूँ, मुझे भी पार्टी मौका देती है कि मैं जाके पूरे हिंदुस्तान में काम करूँ। हर कोई सियासी मैदान में, हर कोई सियासी मैदान में। टीआरएस केसीआर को यहीं नलगोंडे में ही नहीं पहचानते ज्यादा, नलगोंडे में ही केसीआर साहब को नहीं दिए, खम्मम में केसीआर साहब की कोई पहचान नहीं है, वजूद नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ, कर्नाटक में कैसे आएंगे, महाराष्ट्र में कैसे आएंगे, कहां से आने वाले हैं? मुझे ये बात समझाइए पहले प्रधानमंत्री। तो क्या राजगोपाल रेड्डी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, उन्होंने वहां पे कामयाबी हासिल की, उसके बाद वो छोड़ के वहां से हट गए, तो क्या आप समझते हैं कि वहां की आवाम उन पर अब दोबारा भरोसा करेगी जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? देखिए, आवाम ने जो मैंडेट दिया था 2018 का, ये आपको देखना है, राजगोपाल रेड्डी के चेहरे पे नहीं दिया था, कांग्रेस पार्टी के चेहरे पे दिया था। राजगोपाल रेड्डी वहाँ के एमएलए माजी में नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े। और वहाँ का जो मैंडेट था एंटी टीआरएस मैंडेट था। टीआरएस पार्टी का एमएलए वहाँ पर जो आज जो केसीआर साहब ने जिनको मुंतखब किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनके ऊपर ही बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। वहाँ के अवाम ने छोटी चीज़ मांगी थी, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। दुबाक असेंबली इंतखाबात भी हुए थे, वहाँ से बीजेपी ने कामयाबी हासिल की थी, तो वहाँ की क्या हिकमत अमली थी? क्या अगर वो हिकमत अमली इस बार मुनगोड़ में अपनाई जा रही है? देखिए, हमारी हिकमत अमली यही है कि मैं बताया ना, विकास की बात है, डेवलपमेंट की बात है। वही हिकमत अमली सारे देश में है, असेंबली में है, पंचायत में है, डिवीजन में है। एक ही हिकमत अमली, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं और सबकी विकास के लिए सोचते हैं और सबका विश्वास हासिल करना, ये हमारा मेन नज़्बुल है। सर आप बताएं, टीआरएस दुबाक से क्यों हारी? टीआरएस दुबाक से क्यों हारी? देखिए, एक बीजेपी का एक नया ट्रेंड चालू हो गया है तेलंगाना में ख़ास तौर पर कि हाथ टूट गया मेरा, मेरे को मार दिया, अपने ही गुंडों से अपने ऊपर अटैक करवा लिए।
और एक हाथ ऐसा तोड़ के लटका लेके फिरना शुरू कर दिए। हमारे फाजिल वकील साहब को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। वो वकील साहब जो है जिस तरीके से एक्टिंग करे, उस एक्टिंग में जो है आवाम ये समझी कि कहीं जुल्म तो नहीं हो गया। ये चक्कर में आवाम को धोखा होगा। आज आप दुब्बाक का जायज़ा लीजिए, दुब्बाक की आवाम पछता रही है। अगर दुब्बाक में रेफरेंडम करा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इनका क्या हालात है। ये बहुत इनकी हालात ख़राब है और लोगों को थोड़ा बहुत वहाँ पर फ़िरक़ा परस्ती का जहर घोला गया और वो फ़िरक़ा परस्ती का जहर रंग चढ़कर नौजवानों में ख़ास तौर पर बोलने लगा, जिसका मुँह तोड़ जवाब अब KTR साहब खुलकर अपने स्पीचेस में दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फ़िरक़ा परस्ती तरक्की के सिमत नहीं लेके जा सकती। जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था, डट कर मुकाबला फ़िरक़ा परस्ती का करना चाहिए था, वो कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन TRS पार्टी ने, BRS पार्टी ने किया है। सर, अगर और कांग्रेस अपने मुकाबले में साथ ही साथ जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने बताया, नलगुंडा और खम्मम में KCR को नहीं पहचानते। यही तेलंगाना का बेटा जब बिहार में जाता है तो वहाँ की आवाम जानती है और बीजेपी को उखाड़ फेंकती है। ये KCR का कारनामा है। बीजेपी के मैं पूछता हूँ, कांग्रेस जो कि 70 साल पुरानी बल्कि 100 साल पुरानी जमात है, 100 साल पुरानी जमात ने कौन सी बीजेपी की हुकूमत को उखाड़ के फेंका? बल्कि KCR साहब ने कर्नाटक में भी कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस ने धोखा दिया और फिर से बीजेपी को चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस तो के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाने के बगैर जो है आप लोगों की सियासत चलने वाली है ही नहीं। पहली चीज़ तो है, आपने ये कहा कि KCR साहब बिहार गए, बिहार से बीजेपी की हुकूमत चले गई। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि KCR साहब की ताकत है क्या, जब यहाँ की आवाम ही नहीं जानती कि वो कौन है, कैसे शख्स हैं। वो फार्म हाउस पे बैठे रहते हैं, CM कैंप पे बैठे रहते हैं, उन्होंने कभी काम किया नहीं है, कोई तारीखी काम नहीं, झूठे वादे करते हैं। उसके बाद वो इल्ज़ाम जो है कांग्रेस पे डालते हैं। कांग्रेस पे क्या इल्ज़ाम दिया है? क्या ये तेलंगाना देने का ख्वाब क्या कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया? क्या सोनिया गांधी ने क्या ये डिक्लेयर नहीं किया था? 2009 के इंतखाबात से पहले सोनिया गांधी ने ये बता दिया था कि हमको तेलंगाना अलग करने में कोई आपत्ति नहीं है। उसके बावजूद भी KCR साहब उनके साथ जुड़े रहे। 2009 में बीजेपी के साथ थे, उससे पहले कांग्रेस के साथ थे। अच्छा याद दिलाया, महाकूटमी में थे। TRS बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ी। महाकूटमी में तेलुगु देशम थी, और TRS बीजेपी भी उसका मौका, बीजेपी भी उसका हिस्सा थी 2009 में। TRS पार्टी बनी, जिस वक्त TRS पार्टी बनी उसके बाद तेलंगाना का नारा दिया गया। लोग मजाक किया करते थे तेलंगाना से, जिस तरीके से हमने ये जो इंतखाबात हैं 2023 के सेमीफाइनल इंतखाबात की नजर से देखते हैं आप इसको या नहीं? आप सेमीफाइनल की नजर से मैं देखता ही नहीं जी, हम तो फाइनल ही खेलेंगे जी। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हर कोई अपनी सियासत चमकाने पे लगा हुआ है। जवाबी वार, पलटवार हो रहे थे मुनगोडू वार के अंदर, और क्या इंतखाबी मुहिम में जो तमाम वादे किए गए, जो जुमले बयान किए गए, वो जुमले पर अमलावरी होगी या फिर ये जुमले भी जुमले ही रह जाएंगे? और अगर इसको देखना है, ये इंतखाबी मुहिम में जो वादे किए गए हैं, अगर इसके ऊपर अमलावरी होती है या नहीं होती है, तो इसको देखने के लिए आप सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 नवंबर के बाद जो भी पार्टी का उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन जीतेगा, उसके बाद देखेंगे कि मुनगोड़ के हालात वहाँ पर क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तमाम लोगों का, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम में दिया, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।